कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। ऐसे में देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश जाकर करेंगे, जहां से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ तमाम अहम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं? राजनीतिक गलियारों की बात करें तो किस तरीके से आज का दिन अहम रहने वाला है? बिल्कुल प्रगति, अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे से बात करें तो जिस तरह से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पे कल ईडी की आईटी की रेड पड़ी थी और सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी आए थे। लगभग 3 करोड़ रुपए नगद मिलने की बात सामने आई है। ऐसे में दिनेश प्रताप सिंह, जो खुद ही उद्यान मंत्री हैं योगी कैबिनेट में, उमाशंकर सिंह उनके रिश्तेदार लगते हैं, उन्होंने भी इस पर सवालिया निशान खड़ा किया था जांच एजेंसियों पर, ईडी की कार्रवाई पे, आईटी की रेड पे। और उमाशंकर सिंह चूँकि कैंसर से पीड़ित हैं तो वो आवाज़ उन्होंने उठाई कि उमाशंकर सिंह सालों से बेड पे है, वो विधानसभा की कार्रवाई में भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ये कार्रवाई समझ से परे है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कोई सरकार को घेरने का काम तो नहीं किया गया, लेकिन चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है तो ईडी की कार्रवाई हो या इनकम टैक्स की रेड हो, जरूर राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा होती रहती है, क्योंकि बसपा सॉफ्ट बीजेपी के प्रति एक सॉफ्ट विचारधारा लेकर चल रही थी। और जिस तरह से बार बार योगी आदित्यनाथ सरकार की या मोदी सरकार की नीतियों की प्रशंसा करी थी, ऐसे में ये इनकम टैक्स की जो रेड है उसके बाद देखना होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या रुख होता है। वहीं सपा और कांग्रेस की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी पे वैसे ही हमलावर चल रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट करने का काम, जिस तरह से आई समिट में आंदोलन किया गया, कपड़े उतारकर सरेंडर मोदी के नारे लगाए गए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयान है, कांग्रेस एक आंदोलन तो खड़ा करना चाहती है लेकिन उस तरह से आंदोलन का रूप नहीं दे पा रही है। वहीं लखनऊ के केजीएमयू की बात कर लें तो वहाँ पे खराब खाने को लेकर मेडिकल छात्रों ने हंगामा किया है और जो अवैध मज़ारें थी उनको अभी नहीं हटाया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा चूँकि ईद और होली का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में एफएसडीए ने बड़ी कार्रवाई की है, कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है, कुंतल की संख्या में मिठाइयाँ, मेवे, खोवा और घी को नष्ट किया गया है, जिनके सैंपल फेल हो गए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारे में इनकम टैक्स रेड है, तो वहीं त्योहारों के मद्देनजर एफएसडीए की जो कार्रवाई चल रही है, लगातार इन प्रतिष्ठानों पे कितना मिलावट चल रहा है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1581 किलो के आसपास में मिठाइयाँ नष्ट की गई हैं। इसके अलावा कुंटल की संख्या में घी नष्ट किए गए हैं। वहीं मेवे, खराब मेवे जिनसे गुजिया बनने हैं वो नकली पाए गए हैं। तो स्वास्थ्य के साथ कैसे ये जो बिजनेसमैन है कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं आम नागरिकों के साथ, इसको आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एफएसडीए को पनीर नष्ट करना पड़ रहा है, खोए नष्ट करने पड़ रहे हैं, घी नष्ट करने पड़ रहे हैं, मिठाइयाँ नष्ट करनी पड़े। तो जैसे कहा जा सकता है कि लगातार जो जीरो टॉलरेंस के तहत काम यहाँ पे चल रहा है एफएसडीए की तरफ से, वो कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पे हैं, आज उनके जापान दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। बेहद खास उपाय, करोड़ों की योजनाओं के लिए एमओयू साइन हुए हैं। कृषि संयंत्रों के लिए खास करके जापान से बहुत बड़े निवेश आने की संभावना देखी है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। तो कहा जा सकता है कि सिंगापुर और जापान का दौरा जो सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रदेश का 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था बनाने, निवेशकों को आकर्षित करने, यहाँ निवेश के लिए बुलाने के लिए जो कदम उठाया गया था वो काफ़ी सब हद तक सफल दिखाई दे रहा है। ये दोनों यात्राएं दोनों देशों की सीएम योगी आदित्यनाथ की काफी सफल होती दिख रही हैं। जी प्रगति। बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से तमाम घटनाक्रमों का आपने जिक्र किया, इसमें सबसे अहम हो जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान और सिंगापुर दौरा। इसको लेकर भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन पहले श्रीनगर का रुख करना चाहेंगे, जहां से हमारे सहयोगी अजहर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, अगर बात करें जम्मू कश्मीर में आज क्या कुछ तमाम बड़े घटनाक्रम रहने वाले हैं, राजनीतिक गलियारों से लेकर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन तक? देखिए, जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले एसआईआर के हवाले से हम बात करें। लगातार जो पिछली बार भी नोटिफिकेशन जारी हुई थी कि जल्द जो है तमाम यूटीज में जो है एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर यूटी को भी एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी कि जिसमें ये कहा गया था कि अप्रैल के महीने में जो है एसआईआर का जो सिलसिला है वो चल सकता है। इस हवाले से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो है लगातार जो ग्राउंड जीरो पे जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। ये बताया जा रहा है कि इस एसआईआर के मुतालिक जो है अभी तक जो है
12,000 के करीब जो एम्प्लॉयज है, ऑफिसर्स है, वो इस पे तैनाती अमल में लाई जा रही है और ये जो है तकरीबन 3 से 4 माह इसमें लग सकता है जम्मू कश्मीर में इस एसआईआर की प्रक्रिया में। और तकरीबन 90 लाख के करीब वोटर्स हैं, उनकी एक बार फिर से यहाँ पे एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो यूएलबी इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि कल ही हमने देखा कि जो डीडीसी के जो टाइम था वो खत्म हो गया था और उसके बाद में डीडीसी के इलेक्शन भी होने जाने हैं, यूएलबी के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, पंचायत इलेक्शन भी होने जाने हैं, लेकिन उससे कबल पहले एसआईआर की प्रक्रिया होगी और उसके बाद में ये सारे चुनाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णा जो है जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पे है, वो कल शाम जो है एयरपोर्ट से सीधा जो है लोक भवन पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने जो है मुख्तलिफ कार्यक्रम का वहां पे लुत्फानंदोज हो गए, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम का उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, उन्होंने देखा और रात भर वो लोक भवन में उन्होंने बयान किया। लेकिन आज की बात जो है, आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अभी से थोड़ी देर के बाद जो है वो श्रीनगर के कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे, जो कि हजरत बल में वाक़ा है और यहाँ पे वो एक बड़ा प्रोग्राम, एक मेगा प्रोग्राम है, वहाँ पे एज चीफ गेस्ट जो है वो यहाँ पे शमूलियत करेंगे। और कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और बाकी सारे अफसरान जो है और कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन इसमें खास बात यह है, तकरीबन 60,000 के करीब जो कैंडिडेट्स है उनमें आज जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो तकसीम की जाएगी, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और काफी सारे जो कैंडिडेट्स है उनमें यहाँ पे आज की डेट में सर्टिफिकेट भी तकसीम की जाएगी। और कई एक रूट्स जो है मेन श्रीनगर, हालांकि सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करें, लगातार कल से ही जो है तमाम तर कश्मीर में जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे रही थी, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम मेन सिटी श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आज की डेट में कई एक अहम रूट जो है जो कि डलगेट से होते हुए जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी यानी हजरत बल तक पहुंचता है, या बुलवार रोड की बात करें तो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होगी, जब तक कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो है वाइस प्रेसिडेंट का प्रोग्राम जो है इतना पसीर होता है, तो उसके बाद में जो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो खत्म होने की आशंका है। फिलहाल आज का दिन जो है काफी जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक खुसूसी खिताब होगा, क्या कुछ सामने आता है इस पे सबकी नजरें भी है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें कि लगातार जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि आज का दिन जो है जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा अहम माना जा रहा है, यहाँ से दूसरी जानिब से जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वारिद हुए जम्मू कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट में, और उसके बाद में शाम से ही इधर से यूनियन मिनिस्टर ऑफ सपोर्ट्स जो है वो भी श्रीनगर पहुंच गए, क्योंकि खेलो इंडिया का 6th सेशन जो है वो गुलमर्ग में इनका अमल में लाया जा रहा है, जिसका बाकायदा तौर पे आज फाइनल यहाँ पे देखा जाएगा और आखिरी दिन है इसका। और तकरीबन अगर हम देखें तो इस खेलो इंडिया खेलों में तकरीबन जम्मू कश्मीर को जो है गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ काफी मेडल मिले हैं। पहले पायदान पे जम्मू कश्मीर यूटी है वो दिख रही है, और उसके बाद में हमारा पड़ोसी यूटी जो है हिमाचल प्रदेश को 14 मेडल मिले हैं, हरियाणा को 7, और इसी तरीके से जो कर्नाटका और लद्दाख है ये टॉप 5 में यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये दोनों प्रोग्राम जो है कहीं अहम माने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब से ग्लोबल वार्मिंग का जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, इसका खासा असर जो है गुलमर्ग के हसी वादियों में भी दिख रहा है, क्योंकि गुलमर्ग के हसी वादियों में जो है पहाड़ों पे अभी इस तरीके की बर्फ नहीं दिख पा रही है जिस तरीके से हम बीते सालों में दिख रही है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये दिख रहा है कि किस प्रकार से जो गुलमर्ग की हसी वादियों में जो है ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें जो है आज दिन के लिए बड़ा बिल्कुल अजहर, जिस तरीके से तमाम घटनाक्रमों का आप जिक्र कर रहे थे उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि आज का दिन चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें या फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखें, जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास है। जिस तरीके से आपने खेलो इंडिया मूवमेंट के बारे में जिक्र किया कि उसका संस्करण जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है, अपडेट लूंगी वापस आपके पास आकर, क्योंकि रणजी ट्रॉफी के फाइनल में भी जम्मू कश्मीर है, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन पहले एक बार यूपी का रुख करना चाहेंगे। लगातार राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए। राघवेंद्र, जिस तरीके से कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान दौरे को लेकर, चौथा दिन है, चौथे दिन वो जापान भी है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट है उनके दौरे को लेकर? क्योंकि अगर एमओयूज की बात करें तो उत्तर प्रदेश को काफी सौगातें इस दौरे से फिलहाल मिल चुकी है।
बिल्कुल प्रगति से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बदला परसेप्शन जो यूपी का है। आज जापान हो या सिंगापुर हो, यहाँ की कंपनियां यहाँ निवेश करना चाहती हैं और उसी कड़ी में सिंगापुर में कृषि संयंत्रों को खास करके लेकर के जिस तरह के एमओयू साइन हुए हैं, अगर वो एमओयू धरातल पे उतरते हैं तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रयास भी है कि जो एमओयू साइन हो रहे हैं उसको धरातल पे उतारने में वो सफल रहे, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने जो पिछले 9 सालों में मेहनत की थी, इन्वेस्टर समिट के रूप में, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के रूप में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रूप में, जिस तरह से प्रदेश में निवेश का माहौल बनाया, प्रदेश को सुरक्षित प्रदेश बनाया, अपराधियों माफियाओं का सफाया किया, और वही जापान और सिंगापुर दोनों जगह सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार अपने संबोधनों में कर रहे हैं कि आप पूर्णतः वहाँ सुरक्षित हैं, आपका निवेश सुरक्षित है और आपका भविष्य भी उज्जवल है। तो भविष्य उज्जवल का संकेत सीधा सा होता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। आबादी की बात कर लें, क्षेत्रफल की बात कर लें, जिस तरह की यहाँ की आबादी है, जिस तरह युवाओं की एक फौज है, आपको टैलेंट खोजने भी कहीं जाना नहीं है। टैलेंटेड छात्र हमारे पास हैं, टैलेंटेड युवा हमारे पास हैं, और एक तरह से जो ज़मीनों की बात होती है, हमारे पास सबसे बड़ा लैंड है। चाहे हम जेवर की बात कर लें पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर के लिए, या फिर पूर्वांचल की बात कर लें गोरखपुर वाराणसी की, या फिर हम बुंदेलखंड के चित्रकूट, हम महोबा, हमीरपुर की बात कर लें, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार जो संबोधन दे रहे हैं, निवेशकों को बार बार जो कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह है, सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। और भारत जापान और भारत सिंगापुर के जो राजनयिक संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जापान से खास करके हमारे संबंध भारत के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिस तरह से जापान के प्रधानमंत्री भी यहाँ पीएम मोदी जब थे तो वहाँ पे जिस तरह से वो आए थे, और शिंजो आबे के बाद से वर्तमान में भी जो भी वहाँ पे नेतृत्व है, भारत के प्रति एक साफ नज़रिया रहता है। तो संबंधों की मधुरता और सुरक्षित प्रदेश निवेश को और ज़्यादा बल दे रहे हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी किसी मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनका भी पूरा प्रयास है कि 2027 का विधानसभा का चुनाव होना है, उसके पहले लाखों करोड़ों के निवेश हम उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दें। जैसे यहाँ के कल कारखाने जब लगे तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार तो मिले ही, हमारी जो ज़रूरतें हैं, किसानों की जो ज़रूरतें हैं, सब स्पेशल लोगों की जो ज़रूरतें हैं, अन्य जो खरीदार हैं, जो डिमांड और सप्लाई के बीच की जो चेन आती है वो पूरी तरह से फुलफिल हो, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और सिंगापुर और जापान में उनके हर एक संबोधनों में, हर एक रैलियों में ये देखने सुनने को मिला है कि प्रदेश को वो जिस तरह से वो बार बार चर्चा कर रहे हैं कि तीसरे नंबर की हम अर्थव्यवस्था बन गए हैं, जिस तरह से बीमारू राज्य से निकलकर सरप्लस रेवेन्यू स्टेट बन गए हैं, यही उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी भूमिका निभाते हुए नंबर 1 का राज्य बने, उसका प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। और उसी कड़ी में निवेशकों को लुभाने के लिए जापान और सिंगापुर का उनका दौरा भी बेहद अहम दिखाई दे रहा है। जी प्रगति। बिल्कुल राघवेंद्र, जापान और सिंगापुर के दौरे जो है वो धरातल पर अब उतरते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हस्ताक्षर हुए हैं तमाम करारों पर, समझौतों को लेकर, उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एंड टीम वापस लौटेंगे। आपके पास वापस आऊंगे, एसआईआर को लेकर कुछ सवाल आपसे करेंगे। एक बार उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से रुक करना चाहेंगे उनका तमाम जानकारियों के लिए। उपेंद्र, अगर उत्तराखंड की बात करें तो देवभूमि में आज क्या कुछ नई अपडेट्स हैं, क्या कुछ अहम खबरें आज? देखिए जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो हाल ही दिनों में जिस तरीके से जो रायपुर के विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ पर जिस तरीके से मारपीट करने के आरोप शिक्षा निदेशक पर जो लगाए गए थे, उसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े रुख में कल जो है जिस तरीके से धामी सरकार ने उसको लेकर एसओपी जो है वो जारी की है कि किसी भी सरकारी निदेशालय में या दफ्तर में अगर आप जाएंगे तो उसके लेकर जो है एक एसओपी जारी की गई है कि पहले आप जो है अपॉइंटमेंट जो है वो लेंगे और उसके बाद ही आप जो है किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से जो है वो मुलाकात कर पाएंगे। वो चाहे विधायक हो, जनप्रतिनिधि, कोई भी किसी प्रकार का कोई जनप्रतिनिधि भी होगा तो उसे सबसे पहले अधिकारी से बातचीत करनी होगी, अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके साथ ही 3 से ज़्यादा व्यक्ति जो है वो जनप्रतिनिधि के साथ जो है वो नहीं होंगे। साथ ही
जो उसके साथ जो सुरक्षा गार्ड होंगे उनको जो है वेटिंग रूम में जो है वो रुकाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात जो है शिक्षा निदेशालय में जिस तरीके से बने हुए थे, जो प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक हैं नोडियाल, उनके साथ जिस तरीके से जो मारपीट और जो धक्का मुक्की वहां पर हुई थी, क्योंकि उमेश शर्मा काऊ के साथ जिस तरीके से जो समर्थक जो पहुंचे हुए थे उनके द्वारा जिस तरीके से गाली गलौज जो तमाम सारे जो अव्यवहार अधिकारी के साथ जो है वो किया गया। उसके बाद हालांकि कल जिस तरीके से उन्होंने माफी भी मांगी, कई जिस तरीके से जो शिक्षा निदेशक के साथ जिस तरीके से जो हाथापाई और जिस तरीके के जो अव्यवहार जिस तरीके से हुआ था, उसके बाद जो है तमाम जो शिक्षक हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कल उनका धरना भी जो है वो निरस्त हुआ। लेकिन धामी सरकार ने इसको लेकर एसओपी जो है वो जारी कर दी है कि अब किसी भी प्रकार से कोई भी अगर अधिकारी के साथ जो है व्यवहार करता अगर दिखाई देता है तो उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उसके साथ ही जिस तरीके से एक नियम बनाया गया है कि एक अपॉइंटमेंट जो है वो लेंगे और दफ्तर के अंदर अगर कोई जाएगा तो 2 या 2 से 3 व्यक्ति जो है वो उनसे मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे जो है तमाम सरकारी दफ्तरों में जो है वो अनिवार्य होगा। अगर ज्यादा व्यक्ति अगर जो है अगर अधिकारी से मिलने अगर पहुंचते हैं किसी कारणवश, तो वह कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है वो अधिकारी के साथ मिल सकते हैं, ताकि वहां पर और सीसीटीवी जो है वो अनिवार्य होगा ताकि वो फुटेज जो है वो मिल सके। अगर कहीं पर कोई दिक्कतें होती है तो उन पर जो है वो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो गदरपुर के विधायक हैं अरविंद पांडे भाजपा के, वो लगातार जिस तरीके से अपनी सरकार को लेकर लगातार जिस तरीके से जो बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि उन सरकारी जमीन पर जिस तरीके से उनका कब्जा है, राजस्व विभाग ने उनको नोटिस भी दिया था। उसको लेकर कई बार वो जिस तरीके से पुलिस मुख्यालय पे देहरादून पहुंचे हुए थे और लगातार वो ये कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए अगर मैं कहीं पर गलत हूं, इस तरीके की। और जिस तरीके से वो लगातार अपनी सरकार के खिलाफ जो है वो लगातार बयानबाजी जो है वो लगातार कर रहे थे। उसको लेकर पहले जिस तरीके से जो खबर आई थी कि जो हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या पौड़ी के जो सांसद अनिल बलौनी, ये सब जो है वो उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। लेकिन कल अचानक जो है जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उनसे मुलाकात करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो है नेताओं में किसी प्रकार का असमंजस नहीं है, सब कुछ जो है पार्टी में ठीक चल रहा है। लेकिन कई लोग जो है इसको जिस तरीके से जो उनकी बातचीत है उसको जो है वो अलग बता रहे हैं, यानी कि पार्टी को अलग थलग बता रहे हैं। लेकिन किसी प्रकार की कोई गुटबाजी जो है वो पार्टी के अंदर नहीं है। पार्टी मजबूती के साथ 2027 का चुनाव जो है वो लड़ना चाहती है। इससे यह साफ होता है कि संगठन स्तर पर जो है और जिस तरीके से पार्टी की एक छवि जिस तरीके से जो खराब हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए कल जो है जिस तरीके से महेंद्र भट्ट उनसे मुलाकात करने पहुंचे, उनसे बिल्कुल उपेंद्र, 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार उनकी तरफ से ग्राउंड जीरो पर काम करना शुरू कर दिया है। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार श्रीनगर से अजहर का रुख करना चाहेंगे। अजहर, जिस तरीके से कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि आज का दिन कई मायनों में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अहम हो जाता है। स्पोर्ट्स की अगर बात करें, जिस तरीके से आपने मिनिस्टर के दौरे को लेकर जिक्र किया, खेलो इंडिया प्रकरण को लेकर आप बता रहे थे, उसके बाद में रणजी ट्रॉफी पे जब फाइनल मैच चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे पहले हम खेलो इंडिया की बात फिर से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल शाम जब जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो श्रीनगर पारित हुए, तो उसके बाद में जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स जो है मनसुख मालिया जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंच गए। और उनका भी रिवायती तौर पे जो कश्मीर का कल्चर है, हर एक स्टेट का जो कल्चर रहता है, हमारी हिंदुस्तान समझता में जो कल्चर रहता है, उनका भी भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस प्रकार से उसको फिर वहां से उन्होंने श्रीनगर से फिर डायरेक्ट जो है वो राजभर गुलबर्ग में रहे। लेकिन बीते साल जब खेलो इंडिया खेलो का जो ये प्रोग्राम आयोजित चल रहा था तो खिलाड़ियों की कुछ एक शिकायतें थी कि खाने पीने के हवाले से कुछ एक शिकायतें मिली थी। लेकिन उसके बाद में यूटी जो मिनिस्टर है सतीश शर्मा, वो भी इन दिनों जब ये पूरी तरीके से ये प्रक्रिया चल रही थी, खेलों की जो पूरी तरीके से प्रक्रिया चल रही थी, वो भी इन दिनों पूरी तरीके से इस पे निगरानी रख रहे थे। और कहीं ना कहीं आज की डेट पे जब ये खेलो इंडिया खेलो का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, यहाँ पे भी काफी यहाँ पे लोगों में इसमें काफी मान्यता भी मानी जाती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ी सी इसमें खटाई जो है वो देखने को मिल पा रही है। लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी कहा गया कि अब यहाँ पे जो है आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल
बर्फ का भी यहाँ पे उसका भी प्रोग्राम जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या यूनियन मिनिस्टर की जानिब से जब ये प्रोग्राम आज आयोजित होगा उसके बाद में जब उनका संबोधित होगा क्या वो कुछ उसमें सौगात देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए हम देख रहे हैं कि डे फर्स्ट से ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से सौगात पे सौगात जो है वो दी जा रही है, जिसपे हमने देखा कि वंदे भारत ट्रेन जो कि एक ऐतिहासिक जो है जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक पन्नों में लिखी जाती है, जो कि एक सौगात के तौर पे जम्मू कश्मीर को मिली है। हालांकि इसमें भी अभी काफी सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी रश देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल भी हमने देखा कि वंदे भारत ट्रेन को अब डायरेक्ट जो है श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से डायरेक्ट अभी दिल्ली के लिए जोड़ा जाएगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है फर्स्ट मार्च के बाद ही उस पे प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से। लेकिन जिस प्रकार से रश बढ़ रहा है रेलवे की ओर से, जिस प्रकार से रश बढ़ रहा है, तो ये आशंका लगाई जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से या नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से आने वाले दिनों में भी एक बड़ा और भव्य जो सौगात है वो जम्मू कश्मीर को मिलने जा रहा है। लेकिन फिलहाल आज की दिन जो है वो फोकस है तमाम तरह, एक तो श्रीनगर पे, दूसरा गुलमर्ग पे, जहां पर रणजी ट्रॉफी के हवाले से हम बात करें, जिस तरीके से हम कल भी कह रहे थे कि 67 साल के बाद में जम्मू कश्मीर यूटी ने जो है इसमें बढ़ोतरी बनाई है और फाइनल मैच तक पहुंचा है, क्योंकि 67 साल जो है एक पीढ़ी मानी जाती है और इसके बाद में ये इस पायदान पे पहुंची है। और इसमें काफी सारे खिलाड़ी हैं जो कि जम्मू क्षेत्र कश्मीर क्षेत्र से वाबस्ता है, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और अपने प्रदर्शन का इस्तेमाल किया है। आज तीसरा दिन है और देखने वाली बात ये होगी कि आज के डेट में क्या कुछ अपडेट बिल्कुल, आज का दिन बेहद खास जम्मू कश्मीर के लिए रहने वाला है। अजहर, वापस आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से स्टेट हेड उत्तर प्रदेश राघवेंद्र का रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, अगर चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो एसआईआर को लेकर क्या कुछ अपडेट है, और दूसरी तरफ आज से जो है राज्यसभा के नामांकन शुरू कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कितने राज्यसभा की सीटें रिक्त होने वाली और उसको लेकर पार्टियों की तरफ से क्या कुछ रोड मैप है? बिल्कुल प्रगत, अगर एसआईआर की प्रक्रिया की बात कर लें तो जिस तरह से बिहार में चुनाव हुए उसके बाद से अखिलेश यादव एसआईआर के प्रक्रिया को काफ़ी हमला बोलते हुए देखे गए थे, एसआईआर का विरोध करते देखे गए थे। लेकिन जैसे ही उनको जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी का जो शहरी वोट है वो नहीं जुड़ पाया है, तो उन्होंने काफ़ी खुशी भी जताई थी, मुख्यमंत्री पे भी व्यंग्य कसा था। लेकिन जैसे उनको ये पता लगा कि अब हमारे भी वोटर जो 2 जगह से थे उनके 1 जगह से नाम कट रहे हैं, वैसे ही उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई कि पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, हमारे समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं, और ऐसा होने नहीं देंगे। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से समय समय पर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रेणुआ हैं उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित करके लगातार ये बताया गया कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ पक्षपात नहीं किया जा रहा है, और हर राजनीतिक दल के बीएलए को हम अपने बीएलओ के साथ बैठा करके ही सूची को फाइनल कर रहे हैं। तो यहाँ किसी का पक्ष लेने या नहीं लेने का सवाल ही नहीं उठता। ये ईमानदारी पारदर्शिता के साथ एसआईआर की एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 3 जगह से जो मतदाता अपना नाम निर्वाचन आयोग में जुड़ाए हुए थे मतदाता सूची में, इसके अलावा जो मृतक मतदाता हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए हैं लेकिन दोनों राज्यों में उनका मतदाता सूची में नाम था, वो उसका सरलीकरण कर एक जगह केवल मतदाता सूची में नाम रहे, ये कंफर्म करना, इसकी पुष्टि करना निर्वाचन आयोग का है, और इसीलिए ये एसआईआर की प्रक्रिया की भी जा रही है। हालांकि बार बार समय बढ़ाया गया, सूबे का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी, उसको देखते हुए कई बार निर्वाचन आयोग की तरफ से समय बढ़ाया गया, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रियाएँ अब लगभग पूरी हो चुकी हैं, और जब आने वाले समय में निर्वाचन आयोग अपनी सूची जारी करेगा उसके बाद ही यहाँ चुनाव के मार्ग प्रशस्त होंगे। जी बिल्कुल, और राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट हैं, कितनी सीटें खाली हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, राज्यसभा सीटों की बात कर लें तो यहाँ जो दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी 1 सीट खाली हो रही है। इसके अलावा महेंद्र सिंह जो थे उनकी सीटें 3 सीटें यहाँ राज्यसभा की खाली होने वाली हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन सा उम्मीदवार राज्यसभा में बनाया जाता है। हालांकि राज्यसभा का चुनाव भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में ही जो समाजवादी पार्टी से बागी आए थे उनको काफ़ी अहमियत भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया था।
बिल्कुल राघवेंद्र, 5 तारीख तक देखने वाली बात होगी कि सपा और बीजेपी की तरफ से किन किन उम्मीदवारों को जो है राज्यसभा के लिए नामांकित किया जाता है। उत्तराखंड से रुक करना चाहेंगे, उपेंद्र आपके पास आना चाहेंगे। अब ऐसे में बात करें तो होली जो है लगभग 10 दिन ही दूर रह गई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से होली को लेकर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? अगर हम खाद्य सुरक्षा विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से किस तरीके से एक्शन देखा जा रहा है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जैसे त्योहारी सीजन नजदीक आता है, मिलावटी खाद्य पदार्थ जो है वो काफी बाजार को घेरे नजर आते हैं। तो ऐसे में प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से क्या कुछ कार्रवाई अंजाम में लाई जा रही है? देखिए, होली के लिए कुछ ही समय बचा हुआ है और ऐसे में होली को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है। हुड़दंगियों पर किस तरीके से लगाम लगाना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो की जा रही है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि एक समय निर्धारित जो है वो किया जाएगा कि 2 बजे के बाद जो है वो होली का कार्यक्रम जो है वो नहीं होगा। उसके साथ ही जिस तरीके से देखा जाता है कि कई सारे जो हुड़दंगियाँ हैं, जो सड़कों पर जिस तरीके से शराब पीने के बाद जो है वो हुड़दंग मचाते हैं, होली के गुलाल में जिस तरीके से जो खलल जो डालते हैं, ऐसे में इन लोगों को जो है वो चिन्हित करने की भी तैयारी जो है पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो किया जाएगा। साथ ही जिस तरीके से जो फूड अधिकारियों की ओर से भी अगर देखा जाए तो उनके द्वारा भी लगातार जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। जिस तरीके से जो मिलावटी पनीर है और जो गुजिया के लिए जो सामान, जो मावा, जिस तरीके से जो भारी मात्रा में जिस तरीके से जो काफ़ी मिलावट में देखने को मिलता है, और जो मिठाइयाँ हैं उनको लेकर लगातार चेकिंग जो है दुकानों पर जो की जा रही है। कई सारे जो पनीर और मावा पर को लेकर जो है वो कार्रवाई जो है वो की गई है। क्योंकि कई सारा जो मिलावटी जो पनीर जिस तरीके से जो मिल रहा है उस पर जो है कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और लगातार जो है शहर भर में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में इस तरीके की चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से होली के त्यौहार, किसी भी प्रकार के जो त्यौहार होते हैं उस समय जो है मिलावटी मिठाई और जिस तरीके से जो पनीर और तमाम सारे जो मिलावटी सामान हैं वो ज़्यादातर बाजारों में जो है वो आते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से भारी खपत जिस तरीके से मावा, पनीर, इन तमाम चीज़ों की जिस तरीके से रहती है तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलावट होने की आशंका जो है वो रहती है। और इसको लेकर जो है वो लगातार चेकिंग जो है वो की जा रही है। लगातार जो पनीर और मावा उसके सैंपल जो है वो लिए जा रहे हैं। और जो जिसमें भी जो मिलावट जो है वो देखने को मिल रहा है उसको नष्ट करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। दूसरा, जिस तरीके से जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पर भी लगातार जो है अधिकारियों के द्वारा जो है वो छापेमारी जो है वो करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उपेंद्र, राघवेंद्र और अजहर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का तमाम अहम जानकारी और अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।